Hi, good morning, friends. Let's start the topic. Previous year. Hello, this is audible. Hi, good morning, friends. Let's start the topic. And new topic is Maxwell equations. Right? कल जो है हम लोग ने डिस्कस किया था कि वेक्टर कैलकुलस क्या है. वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखे थे. What is the divergence and what is the gradient? So what is the gradient of any functions? What is the gradient and what is the divergence? Now come to the point. What is the curl equations and what is the curl theorem? So let's discuss with the curl theorem and then I'm going with the Maxwell equations. So after the curl equations, we will discuss the Maxwell equations, and that's the very important. So today's class is very important. Now let's start. So this is the Maxwell equations. Maxwell equations, 4 marks. The weightage of Maxwell equation is 4 marks, around 4 marks. So it's very important for the GATE point of view and IES point of view. So students, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो भी पोर्शंस है उसको मैं यहाँ पर सीरीज में लेकर के आया हूँ आप सबके लिए, और इसमें से हम आज स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले व्हाट इज द कर्ल थ्योरम, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैक्सवेल इक्वेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कर्ल? कर्ल क्या है एंड व्हाट डू मीन बाय द कर्ल थ्योरम एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कर्ल? कर्ल का मतलब क्या हुआ? तो कर्ल से पहले समझिए कि डाइवर्जेंस क्या था. तो डाइवर्जेंस मैंने बताया था आपको कि द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम टू द सरफेस, वॉल्यूम टू द सरफेस, वॉल्यूम का रिलेशन सरफेस के साथ अगर हो आपका, देन दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस थ्योरम. राइट? सो द डाइवर्जेंस थ्योरम इज नथिंग बट डाइवर्ज आउट होना. किसी भी क्लोज सरफेस से कितना टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है, दैट विल बी मेजर्ड बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम. So divergence theorem gives the relationship between volume to the surface. Now come to the point, curl theorem. What says the curl theorem? Curl theorem is nothing but rotation. So if any functions is rotated either clockwise or anti-clockwise, this is the rotational functions. So the rotations का effect कहाँ पर होगा? Tangential होगा. This is the tangent. So if any function is rotated, its effect along the tangent. So this gives the tangential effect. क्या देगा आपका? Tangential effect, right? So the curl theorem gives the tangential effect and the divergence theorem gives the propagation effect. So if anyone is propagated, अगर कोई भी फंक्शन प्रोपागेट कर रहा है, देन इसका रोटेशन क्या होगा? 0 होगा. जैसे आप यहां से चल रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सर आप अगर ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका ए पॉइंट पे रोटेशन कितना है? 0 है. आपका बी पॉइंट पे रोटेशन कितना है? 0 है. इसका मतलब क्या समझे आप कि ए पॉइंट पर भी रोटेशन 0 है, बी पॉइंट पर भी रोटेशन आपका क्या है? 0 है. तो रोटेशनल इफेक्ट क्या करेगा? आपका 0 करेगा. तो कर्ल थ्योरम यही बताता है आपका. कर्ल थ्योरम सेज दैट the curl of A is an axial or rotational, right? So the curl of A, कर्ल की जब भी बात करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे. सर किसकी बात करेंगे हम? क्रॉस प्रोडक्ट की. सर डाइवर्जेंस की बात की है, देन डेल डॉट ए, इसको क्या पढ़े थे हम? डाइवर्जेंस ऑफ ए. इसको क्या पढ़ेंगे हम? कर्ल ऑफ ए. कर्ल मतलब रोटेशन, डाइवर्जेंस मतलब प्रोपगेशन. अच्छा, कर्ल ऑफ ए क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है. ये क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है. अच्छा, ये क्या है आपका? दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी. सो द कर्ल ऑफ एनी फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी and the divergence of any function, that is divergence of a vector quantity, it becomes a scalar quantity, right? So the curl of A is an axial vector whose magnitude is the maximum circulation of A
per unit area as the area tends to 0 and which direction is the normal direction of the area when the area is oriented so as to make the circulation maximum। कहने का मतलब ये था आपका कि किसी भी रोटेशनल इंपैक्ट का, किसी भी रोटेशनल वेव का जो इंपैक्ट होगा अलोंग द टेंजेंट होगा। कहां पर होगा सर आपका? अलोंग द टेंजेंट। जैसे इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका ओपन सरफेस है, ध्यान से समझिएगा। लेट्स से दिस इज योर ओपन सरफेस, राइट। अगर इस ओपन सरफेस को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो अगर इसका रोटेशनल इफेक्ट की बात करें हम, इफ इट इज रोटेटेड, then either it will be clockwise or anti-clockwise, clockwise or anti-clockwise, the rotational impact over the line, so the curl theorem gives, कर्ल थ्योरम क्या देगा आपका? द relationship between the open surface, which bounded by length L, which is closed line, right? So the curl of A, this is the surface integration, this is ds of surface should be open, equal to the line integration of A dot dl. This is your line integration. So the relationship between surface and the line, this will gives the कर्ल थ्योरम। क्या देगा सर ये आपका? ये कर्ल थ्योरम, राइट। ध्यान से समझिएगा। इसका हम कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, है ना। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, पॉन्ड, यू आर सिटिंग नियर अबाउट द पॉन्ड। ध्यान से समझिएगा जो मैं एग्जांपल लेना चाह रहे हैं सर, ठीक है। मान लीजिए आप एक पॉन्ड के किनारे बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए आप, है ना। अकेले तो बैठोगे नहीं, अपने बाइनरी पेयर के साथ बैठोगे, है ना। चलिए मान लीजिए आप अपने बाइनरी पेयर के साथ ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको मन नहीं लगता, क्या करते हैं? यहाँ से पत्थर उठाते हैं और उठा के यहाँ पे डालते हैं, राइट। तो जब आप पत्थर उठा के यहाँ पे डाल रहे हो तो क्या होगा? आप पॉन्ड के, अब देखोगे सर ये पॉन्ड में आपको फॉर्म होगा, नदी के किनारे आप बैठे हुए तो ये फॉर्म नहीं होगा, है ना। यू कांट सी नियर अबाउट द रिवर, बट यू कैन सी द इंपैक्ट ऑफ द वेव इनटू द पॉन्ड, राइट। आप पॉन्ड में जाइए या तालाब में जाइए, यहां पर देखिएगा एक वेव का फॉर्मेशन हुआ। जैसे पत्थर आपने डाला, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द वेव, दिस इज नथिंग बट सर्कुलरली रोटेटेड, and this circularly rotated wave this is going, and it terminates at the boundary line। कहाँ टर्मिनेट करेगा? ये आपका बाउंड्री लाइन पे टर्मिनेट करेगा, राइट। So the curl theorem gives, this is nothing but termination of the point at the boundary line, so you will start from this point and your wave is terminated at the boundary line। इसका मतलब क्या समझे कि whatever the surface should be closed। देखो सरफेस आपका क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। सरफेस आपका ओपन है बट बाउंडेड बाय लेंथ L, दिस इज द बाउंडेड बाय लेंथ L, so this surface is open but bounded by length L, it means what? This is closed। आप बोलोगे सर हम नदी के किनारे बैठ गए। आप अगर नदी के किनारे बैठे हैं, रिवर के, है ना, रिवर फ्रंट पे बैठे रहे आप, मान लीजिए आप ये रिवर के किनारे आप बैठे हुए, ये रिवर है आपका, है ना। अब रिवर में क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, देयर इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है आपका रिवर में, राइट। इनसाइड द रिवर देयर इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। अब ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर है, अब बताइएगा क्या वेव का फॉर्मेशन होगा? नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर है, ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर है,
आप कोई पत्थर का टुकड़ा इस पे डालिए, है ना, जस्ट एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे डालिए, आप स्टोन को डालिए, देन देयर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ द वेव, राइट, जस्ट वॉश अवे. इट मीन्स व्हाट? The closed formation of the wave around a closed surface, and the surface should be open. Surface should be open. So the curl theorem just gives the relation between the surface to the line. Surface का relation line के साथ जो है, that is called curl theorem. इसी को क्या बोलेंगे सर हम? Curl theorem, right? So this is called curl theorem. Now come to the point. अब हम इस सेक्शंस को देखते हैं कि सर कर्ल थ्योरम तो आपका हो गया. अब अगर डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लें कर्ल थ्योरम को, तो किस तरह से हम ले सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज द कर्ल इफेक्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, राइट? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल, sir, how many types of the coordinate systems? There are three types of the coordinate systems. Cartesian coordinate systems, right? Second one is your cylindrical coordinate system, and third one spherical coordinate systems. So let any vector a is your vector quantity. Let's say this is ax into ax plus ay into ay plus az into az, in which form? Cartesian form. Each form, this is in the Cartesian form, right? Now this is in the Cartesian form. So the curl of a, this is curl मतलब क्या हुआ? रोटेशन. तो अगर कोई वेव रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि इसका रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा तो इसका प्रोपगेशन क्या होगा? प्रोपगेशन इज जीरो. प्रोपगेशन इज जीरो, राइट? सो एनी फंक्शन व्हिच रोटेटिंग, its propagation is equal to 0, or we can say here the any function, कोई भी फंक्शन आप मान के चलिए, and which can say, I can say here any function which is propagated its rotation equal to 0. So the curl theorem is basically represent the rotational impact. rotational impact क्या इम्पैक्ट करेगा सर? ये रोटेशनल इम्पैक्ट करेगा. बट जब भी हम प्रोपगेशंस की बात करते हैं, जब भी हम प्रोपगेशंस की बात करेंगे, तो वहां पर लेके चलेंगे हम डाइवर्जेंस थ्योरम. व्हिच थ्योरम? डाइवर्जेंस थ्योरम. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कर्ल थ्योरम एंड द डाइवर्जेंस थ्योरम. नाउ देयर इज ए corollary, right? So what's corollary says? What's corollary says? Any functions, corollary first बोला जाता है, if curl of the vector a is finite. अगर कर्ल आपका फाइनाइट है, इज फाइनाइट, इट मींस व्हाट? इट मींस फंक्शन इज रोटेटेड. फंक्शन इज रोटेटेड. दैट इज it represents the rotational field. It represents the rotational field. If it is the rotational field, then its propagation along a certain direction will be zero. So the curl of a is finite, then the divergence of curl of a equal to 0. Then divergence of curl of a equal to 0, right? एकदम फाइनाइट होगा. क्यों 0 होगा? क्योंकि प्रोपगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आप एक ही पॉइंट पे रोटेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस आपका प्रोपगेशन क्या है सर? 0 है. आप प्रोपगेट ही नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इक्वल टू 0. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट corollary. The next corollary is, if
डाइवर्जेंस ऑफ एनी फील्ड ए इज फाइनाइट, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट, कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट्स रोटेशन is 0. That is, the curl of divergence of A equal to 0. The curl of divergence of A equal to 0. It means अगर किसी भी फंक्शंस का अगर डाइवर्जेंस आपका 0 है तो उसका कर्ल क्या होगा, फाइनाइट होगा। या हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी फंक्शंस का अगर डाइवर्जेंस फाइनाइट है देन इट्स कर्ल बिकम्स 0। कर्ल क्या हो जाएगा सर आपका 0। एंड दिस इज कॉल्ड कर्ल थ्योरम कोरोलरी, इसी को बोलेंगे हम कर्ल थ्योरम कोरोलरी। So these are the two types of the corollary which is basically used for the solving the any questions, right? So this is the curl of A, this represent the curl of A, this represent curl of A for the Cartesian coordinate systems. Now come to the point, next one is what is the curl of any functions in the spherical coordinate and in the cylindrical coordinate. So now come to the next point, right? चलिए, so this is the curl theorem in the spherical coordinate and cylindrical coordinate, right? Now come to the four cylindrical coordinates. Now for the cylindrical coordinates, अगर हम cylindrical coordinates की बात करें, for cylindrical coordinates बताइए सर, for cylindrical coordinates what? The vector is in the form of rho, phi and z. So let's say the A equal to A rho into A rho plus A phi into A phi plus AZ into AZ, right? चलिए इसको याद रखने का तरीका, the curl of A equal to 1 by rho से आप डिवाइड कर दीजिए, रेडियस ऑफ द सिलेंडर से आप इसको सर डिवाइड कर दीजिए, राइट? So the curl of A equal to 1 by rho, this is A rho, this is rho into A phi, this is AZ, this is AZ, this is del by del rho, this is del by del phi, this is del by del z, this is the A rho component, this is rho into A phi and this is AZ, right? अब ध्यान से देखिएगा सर, इसके क्वेश्चंस को जो है दिस इज AZ, यहां पर देखो लिखने का तरीका, यहां रो ए फाई लिखा है ना, यहां पर भी आप रो ए फाई लिख देंगे आप, सिंपल सी बात है। बाकी जो जैसा था कार्टेशियन का उसको वैसे ही लेकर के चलेंगे, एंड इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रख सकते हो, है ना? तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। सेम एज इट इज फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, अगर स्फेरिकल की बात करें देन एनी पॉइंट पी इन द फॉर्म ऑफ r थीटा एंड फाई, right? So in this case 1 upon r square sin theta, this is r square sin theta, just put here ar, this is r a theta, यहाँ पर लिख दिया मैंने ar, right? This is ar, now this is r a theta, this is r sin theta a phi, this is del by del r, del by del theta, del by del phi। अब जैसा ऊपर में लिखा है आपने, देखो जैसा आपने ऊपर में लिखा है वैसे ही नीचे आप रिपीट कर दीजिए सर। याद रखने का तरीका सिर्फ ये याद रखिए, बाकी सारा कुछ याद हो जाएगा आपको, राइट? सो दीज आर द फॉर्मूलेज व्हिच इज बेस्ड ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, राइट? तो ये सिर्फ फार्मूला को आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। इस फार्मूला को जितना जल्दी याद रखेंगे उतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका, राइट? नाउ यहाँ पे हम दो तरह के कॉन्सेप्ट को अभी देखेंगे, राइट? चलिए अब दो तरह का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, कुछ इसके कोलोरी देखते हैं हम लोग। द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज अनदर वेक्टर फील्ड, यस, क्योंकि किसी भी फंक्शंस को रोटेट करोगे उसका कर्ल क्या बन रहा है, एक वेक्टर फील्ड बन रहा है, मतलब क्या रिप्रेजेंट किया, एक रोटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो द कर्ल ऑफ ये वेक्टर फील्ड इज ए अनदर वेक्टर फील्ड। कैसा फील्ड होगा ये? अनदर वेक्टर फील्ड हो गया आपके, राइट। सेकेंड वन, द कर्ल ऑफ ये स्केलर फील्ड, किसी भी फंक्शन का स्केलर फील्ड का कर्ल जो होगा, नो सेंस। किसी भी स्केलर फील्ड का अगर कर्ल निकालना है, देयर इज नो एनी सेंस। स्केलर फील्ड का कोई डायरेक्शंस होंगे क्या? नहीं। सर स्केलर फील्ड का कोई डायरेक्शन हो सकता है? नहीं। देयर इज नो एनी डायरेक्शंस ऑफ द स्केलर फील्ड, राइट। सो द कर्ल ऑफ v makes no sense, that is नेक्स्ट वन, कर्ल ऑफ a प्लस b। अगर किसी भी फंक्शन है उसका कर्ल क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, दिस इज कर्ल ऑफ a प्लस कर्ल ऑफ b प्लस कर्ल ऑफ b। सो दिस इज कर्ल ऑफ a प्लस b इक्वल टू कर्ल ऑफ a प्लस कर्ल ऑफ b। नाउ कर्ल ऑफ a क्रॉस b मतलब कर्ल ऑफ कर्ल, इसको हम पढ़ेंगे क्या? कर्ल ऑफ कर्ल a क्रॉस b, राइट। सो दिस इज a इंटू divergence of b minus b into divergence of a plus b into divergence of a minus a into divergence of b, right। कर्ल ऑफ va को लिख सकते हैं हम b कर्ल ऑफ a plus divergence of b कर्ल ऑफ a। the divergence of the कर्ल ऑफ ये वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू 0। अभी मैंने समझाया सर, ये दोनों कोरोलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी फंक्शंस का अगर कर्ल फाइनाइट है, इफ कर्ल ऑफ एनी फंक्शन इज फाइनाइट देन इट्स डाइवर्जेंस इक्वल टू 0। सर कर्ल फाइनाइट मतलब क्या समझे? कर्ल अगर फाइनाइट है, कर्ल मतलब रोटेशन, सिंपल मीनिंग समझो। कर्ल का मतलब हुआ रोटेशन, डाइवर्जेंस का मतलब हुआ प्रोपगेशन, राइट। तो अगर कोई फंक्शन रोटेट कर रहा है तो उसका प्रोपगेशन क्या होगा? 0 होगा। और अगर कोई फंक्शन प्रोपगेट कर रहा है तो इसका रोटेशन क्या होगा? 0 होगा। सो दैट इज द कर्ल एंड दैट इज योर डाइवर्जेंस। सो दिस इज योर डाइवर्जेंस एंड दिस इज योर कर्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स से दिस इज योर ओपन सरफेस and the perpendicular to that surface is ds and the closed path L. So this is your closed path L. Let's say dl is your vector quantity, dl is your vector quantity. So इस open surface S में closed by L का जो impact होगा that is called curl theorem। इसी को क्या बोलते हैं सर हम? कर्ल थ्योरम। सो एक लाइन में यहां पर लिख सकते हैं हम, द कर्ल ऑफ a डॉट dl इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन को हम डबल इंटीग्रेशन से भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ a डॉट ds। यहां पर देखिए सरफेस शुड बी ओपन, सरफेस शुड बी ओपन बट बाउंडेड बाय क्लोज पाथ L। क्लोज पाथ L से क्या होना चाहिए सर? ये बाउंडेड होना चाहिए, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम द सरफेस इंटीग्रेशन द कर्ल ऑफ a dot ds is equal to the line integration, line should be closed, a dot dl, and this is called curl theorem। This is called curl theorem, right। चलिए, तो ये हो गया आपका कर्ल थ्योरम एंड आपका डाइवर्जेंस थ्योरम। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए आप। Now come to the point, Laplacian of a scalar field, right। Laplacian of a scalar field V written as del to V। del to V को बोलते हैं हम Laplacian of V, राइट। या इसी को बोलेंगे हम डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ V, डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ V, ग्रेडियंट ऑफ V। सो डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ V, राइट। किसी भी फंक्शंस का डाइवर्जेंस, जैसे मान लो V आपका जो है एक आपका डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V, डाइवर्जेंस ऑफ gradient of V, this is called del to V। let's say V equal to, मान लिया मैंने V ax Vy into ay Vz into az। so the gradient of V क्या होगा? या अभी हम ग्रेडियंट V निकालना चाह रहे हैं तो किसी भी स्केलर फंक्शंस का होगा, तो मान लिया लेट V is your स्केलर फंक्शन,
scalar quantity, right? So V is a scalar quantity, then gradient of V is your what? A scalar quantity. Now for V is a scalar quantity, the gradient of V, so what represent the gradient of V? Gradient of V equal to del V by del X, AX, del V by del Y, A. Gradient of V equal to, so you can write here divergence of gradient of V equal to del 2V by del X square plus del 2V by del Y square plus del 2V by del Z square. So this is nothing but your double differentiation. कौन सा differentiation sir? Double differentiation. So this is your double differentiation, right? And this gives the Laplacian of a scalar field. इसको बोलते हैं हम Laplacian field. अब अगर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ना हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलावा अगर मान लो आपका आ गया किस कोऑर्डिनेट में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सो दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, राइट? दिस इज फॉर spherical coordinates, right? So for the cylindrical as well as for the spherical coordinates. तो ये जो फॉर्मूला है, एज ए फॉर्मूला इसको आप याद रख सकते हैं, है ना? एज ए फॉर्मूला आपका बहुत काम आएगा सर. सो दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल, दिस इज फॉर स्फेरिकल. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है? क्वेश्चन कैसा आता है देखिए ध्यान से. क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एक पॉइंट है, ये वेक्टर इफ फील्ड इज सेड टू बी साइनोइडल इफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट फील्ड इक्वल टू 0. ध्यान से समझिएगा. व्हाट डू यू मीन बाय द सोलेनोइडल? सोलेनोइडल का मतलब क्या समझे आप? जैसे मान लिया कि एक कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में मान लो ये कंडक्टर है आपका सर, ठीक है? इस कंडक्टर में हम करंट कैरिंग एलिमेंट्स रैप अप कर दिए, यहाँ पर करंट फ्लो किए, राइट? जैसे आपने करंट को फ्लो करवाया इस कंडक्टर के थ्रू, जैसे आपने करंट को फ्लो करवाया कंडक्टर के थ्रू, जैसे आपने करंट को फ्लो करवाया, क्या होगा? दिस पोल इज नथिंग बट नॉर्थ पोल and this pole is nothing but south pole, and this north pole and this south pole, ये दोनों पोल आपके जो है क्रिएट करेंगे, and this becomes your magnet. क्या बन जाएगा आपका? मैग्नेट. आपको ऑलरेडी पता है कि if any current carrying elements following the current, then there is a formation of the magnet, and one sided is the north pole, another side is your south pole. So there is a formation of the magnet, and this becomes your north pole, this becomes your south pole. Now, as you know that inside the magnet, this is north pole, this is south pole. So inside the magnet, the magnetic lines of force traveling from south pole to the north pole, south pole to the north pole. But the outside the magnet, this is from north pole to south pole, north pole to south pole. It means it starts from the north pole and terminates at the south pole. So there is a formation of the closed loop. There is a formation of the closed loop, right? So this forms the closed loop. Now come to the point. If any functions forms the closed loop, अगर कोई function है अगर closed loop का formations कर रहा है, if any functions forms the closed loop, then its divergence is what? Then its divergence equal to 0. Then its divergence equal to what? 0. So if any functions form the closed loop, then its divergence equal to 0. That is what? Inside the closed loop surface, for the closed loop surface, integration of A dot ds equal to 0 by using the divergence theorem. By using divergence theorem.
सर देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे बोल रहा है ये फील्ड ए इज सेड टू बी सोलेनोइडल, या इसी को बोलेगा ये फील्ड ए इज सेड टू बी डाइवर्जेंस लेस फील्ड, राइट। So what is the divergence less field and the solenoidal field? So अगर आपसे पूछ दिया जाए कि what is the solenoidal field or divergence less field, so for the divergence less field, अगर हम divergence less field की बात कर रहे हैं मतलब divergence of that field equal to 0, कभी भी divergence less field की बात अगर करेगा, solenoidal field की बात करेगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ दैट फील्ड इक्वल टू 0 करेंगे और वहां से जो भी अननोन वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। बोलोगे सर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये वेक्टर फील्ड ए इज सेड टू बी डाइवर्जेंस लेस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस टाइप से लैम्डा का वैल्यू पुट करने के लिए बोलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। मान लो सिंपल क्वेश्चन सा है, हम एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल टू 2x स्क्वायर लैम्डा ax प्लस 3ay, राइट, यहां पर आ गया 3y स्क्वायर ay प्लस 4z स्क्वायर az। चलो मान लो ये आपका है, राइट। सो 4z स्क्वायर इंटू az, 3y स्क्वायर एट द पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट आपको दिया हुआ है सर, पॉइंट क्या गिवन है आपको, एट द पॉइंट p इक्वल टू मान लो 1 माइनस 1 2, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर फील्ड ए एट द पॉइंट p रिप्रेजेंट द सोलेनोइडल फील्ड। क्वेश्चन ये है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू क्या करेंगे आप, 0 करेंगे। चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए इसको x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा 4x लैम्डा, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा 6y, राइट। एंड इसको अगर इसको आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा सर 8z, राइट। सो द 4x लैम्डा प्लस 6y प्लस 8z एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट 1 माइनस 1 एंड 2, पुट करते हैं यहां पर तो क्या बनेगा 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 8 दूनी 16 इक्वल टू 0, सो द 4 लैम्डा इक्वल टू माइनस 10, लैम्डा इक्वल टू, यहां से लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू, राइट, सो 4 लैम्डा इक्वल टू माइनस 10 एंड यहां से आप लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस 5/2, सो आंसर विल बी माइनस 5/2, राइट। सो दिस इज योर राइट आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सर क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे, पूछे जाएंगे क्वेश्चंस आपके, है ना। अब बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी फील्ड का अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल है, सोलेनोइडल का केस क्या होगा, तो सोलेनोइडल के केस को इस तरह से आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इररोटेशनल फील्ड। ये वेक्टर फील्ड ए इज सेड टू बी इररोटेशनल मतलब क्या समझे, रोटेट ना करे, राइट, जो रोटेट ना करे, नो रोटेशन ओनली प्रोपगेशन, that is called irrotational field, that is called irrotational field. So there is no any rotations, that is irrotational field की बात कर रहे हैं। It means what, the curl of that vector will be what, 0. So curl of that vector will be 0, that is no any rotations, that is irrotational field, that is irrotational field। इसी को बोलेंगे हम कंजर्वेटिव फील्ड भी। क्या बोलेंगे सर इसी को हम, कंजर्वेटिव फील्ड भी। क्यों बोलते हैं कंजर्वेटिव, व्हाई दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड, इसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले, राइट। सर आप पढ़े होंगे कि कंजर्वेटिव फील्ड is that field
इन विच वर्क डन इक्वल टू जीरो। वर्क डन कितना है सर आपका? जीरो। मतलब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वे कैंसिल लाइन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर डीएल शुड बी इक्वल टू जीरो। ये वर्क डन जीरो कब होगा? जब हम जहां से चले वहीं पर वापस आ जाए। जहां से चले वहीं पर वापस आ जाए। इट मीन्स व्हाट? इफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट विल बी सेम। अगर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अगर आपके सेम है, देन फील्ड इज नथिंग बट इरोटेशनल फील्ड, और उस केस में वर्क डन क्या होगा आपका? जीरो होगा। इसका मतलब क्या समझे? कि जिसका force into displacement line integration of force into displacement zero. So if A is your force, then force into displacement equal to zero. That is work done equal to zero. ये क्या है सर आपका? वर्क डन जीरो है। एंड कर्ल थ्योरम से आपको पता है कि कर्ल ऑफ A डॉट ds इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट dl and it should be equal to zero. So if कर्ल ऑफ A equal to zero, अगर किसी फंक्शंस का कर्ल अगर आपका जीरो है, इसका मतलब ए डॉट डीएल इक्वल टू जीरो है, एंड दिस कॉल्ड इरोटेशनल फील्ड। क्या बोलेंगे सर इसको हम? इरोटेशनल फील्ड। मतलब ये रोटेट नहीं किया। अब क्वेश्चन कैसा आएगा ध्यान से देखिए। राइट, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर ए इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर ए एक्स, सेम ले लिया मैंने, 3 वाई स्क्वायर ए वाई प्लस 4 जेड स्क्वायर ए जेड, एंड एट द पॉइंट पी मान लो 1 माइनस 1 0, becomes irrotational. irrotational. So irrotational मतलब कर्ल ऑफ ए इक्वल टू व्हाट? जीरो। सो कर्ल ऑफ ए इक्वल टू जीरो मतलब क्या समझे? दिस इज ए एक्स ए वाई ए जेड, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, del by del z. This is 2 lambda x square. This is 3y square. This is 4z square equal to 0. So this is curl of A. Curl of A. Right? चलो कर्ल ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ए एक्स किए हैं, डेल वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, जेड के रिस्पेक्ट में जीरो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में इधर जीरो इधर जीरो, ए जेड के रिस्पेक्ट में करो, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, ये टोटल ही जीरो आ रहा है ना? मतलब इसका कर्ल करोगे तो कोई भी लैम्डा का, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट? दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लैम्डा। लैम्डा का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे कर्ल ऑफ दैट फंक्शन क्या है आपका? जीरो है। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, यहाँ पे हमेशा क्या है वैल्यू इसका आपका? जीरो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू जीरो, and this is called solenoidal field, or this is called divergence-less field. If curl of A equal to 0, then this is called irrotational field, or this is called curl-less field. या तो इसको बोलेंगे हम irrotational, या तो इसको बोलेंगे हम curl-less field. So this is irrotational as well as curl-less field. So this is solenoidal as well as irrotational as well as curl-less, जो भी बोल सकते हो इसको आप बोल सकते हो, है ना? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सर आपका ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आते हैं हम मैक्सवेल इक्वेशंस पे। तो अभी तक मैंने दो कोरोलरी देख चुका है, उस कोरोलरी को फिर से बता देता हूं कि किसी का अगर डायवर्जेंस फाइनाइट तो उसका कर्ल जीरो, किसी का कर्ल फाइनाइट तो उसका डायवर्जेंस जीरो। ठीक है, ये दो मुद्दों पे मैंने चर्चा कर लिया कि किसी भी फंक्शंस का कर्ल फाइनाइट है या डाइवर्जेंस से आपका कितना होगा? आपका जीरो होगा। ये सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, राइट? अब आते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। देखो मैक्सवेल इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे सर। मैक्सवेल इक्वेशन, चार तरह का मैक्सवेल इक्वेशन दिया गया, राइट? देयर आर 4 मैक्सवेल इक्वेशंस। ऐसा नहीं कि नंबरिंग किया गया कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, इस टाइप के नहीं किए गए हैं।
गॉस लॉ, मैक्सवेल इक्वेशंस, जो मैक्सवेल इक्वेशंस जो दिया गया है वो चार तरह का मैक्सवेल इक्वेशंस था। एंड चार तरह का मैक्सवेल इक्वेशन में से जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, दैट इज द मैक्सवेल इक्वेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द गॉस लॉ। किस पे बेस्ड है आपका? गॉस लॉ पे। सो व्हाट्स इज द गॉस लॉ? गॉस लॉ क्या बोलता है आपका? राइट, गॉस लॉ क्या बोला था आपका? सर गॉस लॉ बोला था आपको कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का, मान लिया ये क्लोज सरफेस है जिसमें मान लो 1 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, 6 कूलम चार्ज है, राइट? सो गॉस लॉ सेज दैट the total outward flux through any closed surface, total outward flux through any closed surface is equal to net charge enclosed within that surface. That is total outward flux, through any closed surface is equal to net charge enclosed within that surface, राइट? उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, दैट विल बी डिफाइंड बाय द गॉस लॉ। कौन डिफाइन करता है? आपका गॉस लॉ, राइट? तो मान लिया कि एक क्लोज सरफेस है, जैसे यहां लिखा है गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइन थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो मान लिया ये क्लोज सरफेस था, इस क्लोज सरफेस का मान लो ये क्लोज सरफेस है, let rho v is the volume charge density, so let rho v is equal to volume charge density. So total charge enclosed बताइए सर क्या होगा? टोटल चार्ज enclosed q इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ rho v into dv, the volume integration of rho v into dv, right? Let d equal to इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, डी मान लिया मैंने क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। सो टोटल फ्लक्स इज व्हाट? टोटल फ्लक्स मतलब कौन सा फ्लक्स? आउटवर्ड फ्लक्स, बताइएगा। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रेशन d dot ds, this gives the total outward flux, and according to Gauss law this should be equal to charge enclosed q, and this q is nothing but the volume integration rho v into dv, राइट? चलिए अब इसमें अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं, कौन सा थ्योरम लगाएं सर? हम डाइवर्जेंस थ्योरम। जब इसमें आप डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। लेट्स से डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, इसको याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए ठीक है, चलिए अब इसका जो है जस्ट 1 मिनट, ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग। नाउ वी यूज द डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें यूज करें तो देखो क्या होगा।
डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या बनेगा सर, देखिए डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इक्वल टू रो वी इंटू डीवी। अब इसको डाइवर्जेंस थ्योरम नाउ बाय अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम, सो द डाइवर्जेंस थ्योरम को जब आप अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ टी डीवी इज द वॉल्यूम इंटीग्रेशन इक्वल टू डी डॉट डी एस, दिस इज योर सरफेस इंटीग्रेशन, राइट, सरफेस इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझिए, ये आपका सरफेस इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और ये जो आपका इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट हुआ एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन राइट वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम। जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे then you will get the divergence of D equal to rho V. Divergence of D equal to what? Rho V. So the Maxwell first equation just divergence of D equal to rho V, and that's the very very important, right? अब इसको मिटाता हूं मैं। So Maxwell का फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपका divergence of D equal to rho V, divergence of D equal to rho V इक्वल टू रो बी, राइट। चलिए सो डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो वी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो वी, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट टू द, सो द गॉस लॉ, ये आपका हो गया, किस पे बेस्ड हो गया सर, आपका गॉस लॉ पे। चलो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में फर्स्ट कि किसी भी, देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है। देखो सर, गॉस लॉ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिमेट्रिकल सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। सो वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of the any closed symmetrical surface, symmetrical surface, किसी भी क्लोज सिमेट्रिकल सरफेस से हम यहां पर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। जैसे मैंने मान लिया एक पॉइंट चार्ज, दिस इज योर पॉइंट चार्ज, दिस इज योर पॉइंट चार्ज एंड दिस मैग्नीट्यूड इज व्हाट, q। Let r is your radius and it forms the Gaussian surface, मतलब ये पॉइंट q चार्ज को मान लिया इनक्लोज किया एक गॉसियन सरफेस ने जिसका रेडियस कितना है आपका r है। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होगा, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट p, राइट। दिस इज योर z, दिस इज योर x, दिस इज योर y axis, राइट। सो द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, इस सरफेस से टोटल जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, दिस इज नथिंग बट योर गॉसियन सरफेस, एंड द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम दैट सरफेस, total outward flux through that surface is equal to net charge enclosed. See the Gauss law, right? Net charge enclosed, total charge enclosed के इक्वल होगा। अब यहां पर देखिए, let D is the electric flux density, D मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, then total flux is equal to Q enclosed Q,
So the surface integration d dot ds equal to what? Q. So d equal to surface area is what? 4 pi r square is equal to Q, and d is what? Epsilon into E. So the electric field intensity is Q upon 4 pi epsilon into r square, and this is the electric field intensity due to point charge at the radius r, and which is forms the Gaussian surface. Here epsilon is what? Epsilon naught into epsilon r. For air medium, epsilon r equal to 1. सर एयर मीडियम का वैल्यू एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है? 1 है. सो फॉर एयर मीडियम एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1. दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ. यही आपका क्या है सर? एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ है, राइट? चलिए, सो दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ. नाउ कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट मान लिया मैंने कि सरफेस आपका आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों हो या सिलेंड्रिकल सरफेस हो, तो क्या होगा? सो नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to infinite line charge. Due to infinite line charge, right? चलिए, एक लाइन चार्ज मैंने मान लिया जो इनफाइनाइट है. लाइन चार्ज मान लिया मैंने रो एल कूलम पर मीटर. लेट्स से इट्स गॉसियन सरफेस. दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ठीक है? एंड दिस इज लेट्स से रो. रो क्या है आपका? रेडियस. रो इज योर रेडियस. सर रो एल मैंने मान लिया मैंने लाइन चार्ज density. So let rho L is line charge density, right? Now the total charge enclosed, बताइए सर, टोटल चार्ज enclosed कितना हो जाएगा? लाइन चार्ज डेंसिटी rho L है, then Q equal to the line integration rho L dot dl. rho L dot dl. like अगर हम L लेंथ की बात कर रहे हैं, देन रो L इंटू L लेंथ, टोटल L लेंथ के लिए, L लेंथ के लिए क्या हो जाएगा? रो L इंटू L. दिस इज योर टोटल चार्ज. नाउ कम टू द पॉइंट, राइट? सो बाय यूजिंग गॉस लॉ से अगर हम देखें, देन द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d dot ds equal to the line integration rho L dot dl. So d dot ds equal to rho L dot dl. So d dot ds, this is ds surface 2 pi r h. So 2 pi r कितना है? rho L, h मतलब L हाइट की है, इक्वल टू rho L into dl. This is your charge enclosed, and this is equal to rho L into L. L से L cancel out. So and d equal to क्या लिखेंगे आप? Epsilon into E. Now the electric field intensity is rho L upon 2 pi epsilon into rho. So this is your electric field intensity. Now in this case, the electric field intensity is directly proportional to 1 upon rho. So अगर आप रो को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा. रो को कम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या होगा सर? बढ़ेगा. इसका मतलब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, इफ यू वांट टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द रेडियस, देन दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, and this is your rho, and this is your graph, right? So if you increase the rho, अगर आपने rho को increase किया, then electric field intensity will be decreases. If you decrease the rho,
electric field intensity will be increased. So this is your the graph between electric field intensity and आपका रेडियस, राइट. सो जितना जितना रेडियस हम बढ़ाएंगे, अगर आपने इनफाइनाइट रेडियस कर दिया, फॉर इनफाइनाइट रेडियस, infinite length not infinite radius, then electric field will be what? Zero. So अगर इनफाइनाइट रेडियस करेंगे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? जीरो होगा. और अगर इनफाइनाइट लेंथ के लिए अगर हम रो का वैल्यू कम करेंगे, इफ यू वांट टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रो, अगर रो का वैल्यू आपने कम किया, रो का वैल्यू जैसे डिक्रीज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या बढ़ेगा? इंक्रीज करेगा. सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कैसा है सर आपका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट. सो किसी भी क्लोज सरफेस का अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, then you can find the electric field intensity by using the simply Gauss theorem. So Gauss theorem is the application of the Gauss theorem is to find electric field intensity for the closed surface. For the closed surface, किसी भी closed surface का हम electric field intensity को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं. That's the electric field intensity, right? चलिए अब यहां पर देख लिया मैंने. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम क्लोज सरफेस का, अगर मान लीजिए इनर सरफेस है, ध्यान से देखिएगा सर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के कारण कैसे निकालेंगे. अगर 3 सीट ऑफ चार्ज ऐसे रखा गया है, 3 सीट ऑफ चार्ज रखा गया है, 3 सीट ऑफ चार्ज रखा गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे. सो इन व्हाट वे वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे सर कि अगर किसी भी गॉसियन सरफेस का, अगर किसी भी गॉसियन सरफेस का इनसाइड और आउटसाइड अगर गॉसियन सरफेस बनाया गया है, किसी भी पॉइंट चार्ज का इनसाइड एंड आउटसाइड अगर गॉसियन सरफेस बनाया गया है, तो उस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, दैट इज इसको प्रूव करना है. दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. सो इफ रो v is your charge volume charge density, then in what way we can find the electric flux density. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आज क्लास को समाप्त करते हैं. ठीक है, आप गेट फोरम के जो लेक्चर्स हैं इससे बने रहें, और मैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अभी मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं एक बेहतरीन क्वेश्चंस के सीरीज लाऊंगा. उस क्वेश्चन के सीरीज के साथ हम देखेंगे कि बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे सर, है ना. नो डाउट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बहुत वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स है, एंड आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा, है ना. आप थ्रू आउट लेक्चर में बने रहे, शुरू से अंत तक बने रहे, तभी आपको मजा आने वाला है, एंड आई होप आप इंजॉय करेंगे मेरे साथ सर, है ना. एंड गाइज, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आपके कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो बेशक मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना. मुझे ईमेल कर सकते हैं आप, ताकि आप मुझे कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई तरह का डाउट्स है, तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज सुशील सुमन 39@gmail.com. मुझे FB पे आप सर्च कर सकते हैं और वहां से भी कनेक्ट आप रह सकते हैं. थैंक यू सो मच. एंड यहाँ का आज क्लास समाप्त करते हैं. कल हम स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट चार्ज के कारण कैसा होगा एंड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण कैसा होगा, इसके बारे में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को. एंड द मेजर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, मेजर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. क्या देखा आपने, गॉस थ्योरम का जो मेजर एप्लीकेशंस है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द सिमेट्रिकल सरफेस. किसी भी सिमेट्रिकल सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं सर, है ना. एंड यहाँ पर आज हम देखें मैक्सवेल का एक इक्वेशन, और मैक्सवेल का एक इक्वेशन कौन सा था आपका, डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू रो v. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0 एंड द कर्ल ऑफ H इक्वल टू
J प्लस डेल डी बाई डेल टी, राइट। हम ये भी देखेंगे कि कर्ल ऑफ H इक्वल टू J हम प्रूव कर देते हैं, बट J से J प्लस डेल डी बाई डेल टी क्यों आएगा? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी, इन सारे मुद्दों पे हम फर्दर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।